हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आप सबके बीच आया हूं एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करने के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का। आप जानते ही होंगे कि आईआईटी जेईई मेंस हो या फिर आईआईटी जेईई एडवांस हो, हर साल इस टॉपिक से अच्छे खासे नंबर के न्यूमेरिकल्स पूछे ही जाते हैं। आप जानते ही होंगे कि स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, आपके आईआईटी जेईई के एग्जाम के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो नीट वाले हैं जिन्हें फिजिक्स समझने में दिक्कत होती है, उनके लिए भी ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ये वीडियो लेक्चर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये एक पूरा सीरीज है, लेक्चर का एक पूरा सीरीज लेकर आऊंगा मैं आपके बीच में, जिसमें मैं आपको स्ट्रेट लाइन के सारे कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं। एक एक करके सारा कॉन्सेप्ट, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों के बीच में मैं डिस्कस करने वाला हूं इस पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर में। और उतना ही नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ मैं उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, अच्छे खासे न्यूमेरिकल, बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल, मॉडरेट लेवल के न्यूमेरिकल, और इतना ही नहीं एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो आपने कुछ नहीं करना, अपना नोट्स और पेन लेकर के बैठ जाइए और तैयार हो जाइए। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुशा क्लासेस। Let's enjoy the beauty of mathematics and start the video. So students, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इमेजिन करते हैं, अज्यूम करते हैं सेट ऑफ टू एक्सिस को। कहने का मतलब है आप हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं दो एक्सिस से। आपका एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। आप इधर एक्स एक्सिस को पॉजिटिव मानते हैं, इधर एक्स एक्सिस को आप नेगेटिव मानते हैं। इसको आप नेगेटिव एक्स एक्सिस कह सकते हैं। इधर आपका वाई पॉजिटिव होता है और इधर आपका वाई नेगेटिव होता है, ये भी आप जानते हैं। और जहां पे, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम होता है ऑरिजिन। ये बहुत ही बेसिक बात है, आप सब लोग जानते होंगे। मैं बस सारी बातों को एक बार फिर से रिकैपिचुलेट कर देना चाहता हूं। ये जो सेट ऑफ टू एक्सेस है, वो मेरे पूरे प्लेन को, इस पूरे बोर्ड के प्लेन को चार हिस्सों में बांट दे रहा है, चार पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। और हर एक पार्ट को, ईच पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। यहां पे हमारे पास चार क्वाड्रेंट हो गए। सो लेट अस से ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो चार क्वाड्रेंट हमें मिल जाते हैं इस तरीके से। और उतना ही नहीं, आप ये भी ध्यान दीजिए कि इसका फर्क क्या पड़ने वाला है। सपोज कीजिए कि इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है x, y, उसका x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। तो इसमें हमारा x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर एक पॉइंट P है तो इसका कोऑर्डिनेट हो सकता है 3,4। ये जस्ट एग्जाम्पल पर्पस के लिए है। इसमें 3 भी पॉजिटिव होगा और 4 भी पॉजिटिव ही होगा। लेट अस सपोज यहाँ पे अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट की बात करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा, इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा और y कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर एक पॉइंट P है तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3,4। लेट अस सपोज थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट P है तो उसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए -3, -4। सिमिलरली, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसका x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट P पड़ता है तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -4।
तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेकर के, ओरिजिन को लेकर के, क्वाड्रेंट्स को लेकर के। सो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होगा। मैंने जस्ट वो सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए एक बार ब्रश अप कर दिए। एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आप पहले से जानते होंगे, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इसके लिए हमारे पास क्या है? सो लेट्स डिस्कस दैट ऑल्सो। आप ये जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं। लेट अस से ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे एक पॉइंट P आता है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। यहाँ पे एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। और अगर हमसे P और Q के डिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज d, ये डिस्टेंस d हमसे पूछा जा रहा है। d यानी क्या? लेंथ PQ। आप जानते हैं इसका फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है? पहले आपको दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट करके स्क्वायर कर देना है, फिर आपने दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट करके स्क्वायर कर देना है, और फाइनली स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है जो कि आपको पहले से ही पता होगा, इसमें कोई भी नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं। एंड वन मोर एप्लीकेशन ऑफ दिस पॉइंट, अगर मैं किसी भी पॉइंट x, y का डिस्टेंस ओरिजिन से पता करना चाहता हूं तो हम P पॉइंट को ओरिजिन और Q पॉइंट को x, y कह सकते हैं। यानी कि x1 और y1 के जगह 0 और 0 डाल दीजिए। तो लेट अस से डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x, y फ्रॉम ऑरिजिन, और ये डिस्टेंस d जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दैट वाज द डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये सारी बातें आप पहले से ही जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। मैं जस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से दोबारा रिकैपिचुलेट करवा रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आप पहले से जानते होंगे, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो है सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट। तो चलिए एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो लेट अस डील विद सेक्शन फॉर्मूला। ये हमें क्या बताता है? ये कहता है हमसे कि लेट अस से आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन है। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB। A के कोऑर्डिनेट्स मैं जानता हूँ x1, y1। B के कोऑर्डिनेट्स मैं जानता हूँ x2, y2। अब मुझे यहाँ एक पॉइंट P चाहिए, A और B के बीच में इस लाइन पे मुझे कोई पॉइंट P चाहिए जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, और मैं नहीं जानता हूँ x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। लेकिन मैं जो बात जानता हूँ वो ये है कि ये पॉइंट P ए बी लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दिस इज m/n रेशियो। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा AP/PB जो है वो मुझे m/n चाहिए, और अगर मुझे ये चाहिए तो x की क्या वैल्यू होगी और y की क्या वैल्यू होगी ये मैं निकालना चाहता हूं। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला हमारे काम आता है। x की वैल्यू हमें बताता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और सिमिलरली y की वैल्यू हमें बताता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये भी आप पहले से जानते होंगे, इसमें भी कोई नई बात नहीं बता रहा मैं यहाँ पे आपको। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ऑब्वियस है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, मैं जस्ट आपके लिए रिवीजन करवा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे एक और सिचुएशन बन सकता है कि हमें
ये पता करना हो कि चलो भाई हमारा जो P पॉइंट है वो AB को K:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि M की वैल्यू को K ले लेना है और N की वैल्यू को 1 ले लेना है। इन दैट केस हमारा X का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा Kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई K+1, और Y में भी वही काम करना है, M के जगह K डाल दीजिए, N के जगह 1 डाल दीजिए, और हमारे पास आता है Y इक्वल्स KY2 प्लस Y1 डिवाइडेड बाई K+1। तो ये तब हमें यूज करना है जब हमें रेशियो चाहिए समथिंग K/1। डिनोमिनेटर को अगर मैं 1 बना करके यूज करना चाहता हूं रेशियो में तो मुझे ये काम आता है। ये छोटा सा डिस्कशन था सेक्शन फॉर्मूला का। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, ये जो डिवीजन है ये इंटरनल डिवीजन है। कहने का मतलब P पॉइंट जो है वो A और B के बीच में है। A और B के बीच में अगर P पॉइंट है तो हम लोग कहेंगे P पॉइंट जो है वो AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है M:n के रेशियो में। तो ये जो अभी हमने डिस्कशन किया वो था इंटरनल डिवीजन के बारे में। इट वॉज ऑल अबाउट इंटरनल डिवीजन। अगर हमने इंटरनल डिवीजन देख लिया तो एक और वैरायटी है इसका जो आप जानते हैं, वो क्या है? एक्सटर्नल डिवीजन। सो लेट अस आल्सो स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट एक्सटर्नल डिवीजन। तो अब इंटरनल डिवीजन के बाद जो बारी है वो आती है एक्सटर्नल डिवीजन की। तो अब हम यहां पे बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, यहाँ पे हमारा ओरिजिन है। लेट अस से ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है। हमें A और B का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है। A इज x1, y1, B इज x2, y2। और हमें यहाँ पे बताया गया है कि इसी लाइन पे कहीं एक पॉइंट P लाई करता है। लेट अस से इसी लाइन पे कहीं एक पॉइंट P लाई करता है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है और वो हमें नहीं पता है। लेकिन हमें पता ये है कि AP/BP जो है वो M:n है। वी नो दैट AP/BP इज M:n। लेकिन इस बार ध्यान दीजिए कि हमारा P पॉइंट जो है वो A और B के बीच में नहीं है, वो बाहर है, AB के बाहर है। कहने का मतलब यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो डिवीजन की बात हो रही है वो एक्सटर्नल डिवीजन की बात हो रही है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सटर्नल डिवीजन। हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन की बात कर रहे हैं। और एक बात यहां पे ध्यान देने वाली है कि हमारा AP बड़ा होगा, BP छोटा होगा, M बड़ा होगा, N छोटा होगा। एक्सटर्नल डिवीजन की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। जो हमारा दिया हुआ सिचुएशन है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है किसी केस में कि P पॉइंट A के नजदीक हो, उस केस में BP बड़ा होगा और AP छोटा होगा। इट डिपेंड्स। बट जो अभी मैं फिलहाल मान के चल रहा हूं वो ये है कि AP बड़ा है, BP छोटा है, M बड़ा है, N छोटा है। इन दैट केस अगर मुझे कोई बोलता है कि भाई बताओ P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, X की वैल्यू क्या होगी, Y की वैल्यू क्या होगी, इन दैट केस आई विल से X इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, and similarly I can write about y which is my2 minus ny1 over m minus n। ये हमारा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में बस प्लस और माइनस का जो है वो डिफरेंस है। कहने का मतलब x2 जो है यहाँ पे mx2 जो है nx1 के साथ यहाँ पे आप सबट्रैक्ट कर रहे हैं और वहां पे आप ऐड कर रहे थे। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के बारे में हमें पता है कि मिड पॉइंट होता क्या है। वी डेफिनेटली नो दिस। सो लेट अस से कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। लेट अस से दिस एंड पॉइंट इज A जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ये है मेरा दूसरा एंड पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 और A और B के बीच में यहाँ पे पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और मुझे पता है कि
P मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि AP जो है वो BP के इक्वल है, यानी कि AP बाई BP जो है वो 1:1 है, यानी कि M बाई N जिसको हम लोग कह रहे थे M:N रेशियो में M की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू भी 1 है। इंटरनल डिवीजन वाला सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए और आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। x की वैल्यू आपको मिलेगी x1 प्लस x2 बाई 2 और y की वैल्यू आपको मिलेगी y1 प्लस y2 बाई 2। अगर आप सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन वाला उसमें m की जगह 1 और n की जगह भी 1 रख दें तो आपको ये मिल रहा है। सो आई होप दैट इज क्लियर। नाउ इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, इंटरनल डिवीजन का भी हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन का भी हो गया, हमने मिड पॉइंट भी निकालना सीख लिया है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के द्वारा कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जिससे अभी तक जो हमने सीखा है उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ सके, हमारी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी डेवलप हो सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं दैट रीड्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x1, 0 एंड x2, 0। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है हमारे पास एक पॉइंट है x1, 0 और दूसरा पॉइंट है x2, 0। हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। वी नो द डिस्टेंस फॉर्मूला, d इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेना है, दोनों के x कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर कर देना है, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट को सबट्रैक्ट करके स्क्वायर करेंगे तो 0 - 0 0, सब कुछ 0 ही रहने वाला है इसको लेकर के। सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ द रियल क्वेश्चन बिगिंस। अब इसको हम लोग एज एन आंसर क्या लिखें? दिखने में तो लगता है स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, कैंसिल कर दीजिए, x1 - x2 मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन वेट, यहां पे एक और बात है जो कि इन्वॉल्व है। आपको कैसे पता है कि x1 - x2 पॉजिटिव होगा या x2 - x1 पॉजिटिव होगा? कौन बड़ा है, x1 बड़ा है या x2 बड़ा है? हम नहीं जानते, वी डोंट नो दैट। तो इसको x1 - x2 अगर हम लिख देते हैं तो कहने का मतलब हम कंफर्म है कि x1 ही बड़ा है, जो कि क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया नहीं है। सपोज x1 छोटा हो, x2 बड़ा हो और हम लिख रहे हैं x1 - x2, इन दैट केस हम ये कहना चाहते हैं कि डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा, विच इज इम्पॉसिबल। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि हमारा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहे, हम लोग x1 - x2 तो लिखेंगे लेकिन x1 - x2 को मॉड के अंदर डाल देंगे। और जब हम इसको मॉड के अंदर डालेंगे तो ये बात इंश्योर हो जाएगा कि कोई भी बड़ा हो, x1 बड़ा हो, x2 बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मॉड है, जो आउटकम आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो पहला क्वेश्चन बस ये समझाने के लिए, ये कॉन्सेप्ट जो मॉड वाला है वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपके सामने रखा था। चलिए अभी हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे सामने जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट रीड्स इफ द मिडल पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC इज 2, 4, 4, 12 एंड 8, 20। चलिए एक डायग्राम भी इसके लिए हम लोग ड्रॉ कर ही लेते हैं सो दैट क्वेश्चंस को समझना आसान हो जाता है, खास करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो लेट अस से ये हमारा ट्राइंगल है ABC और इन तीनों का जो साइड्स है उसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है। लेट अस कॉल देम PQR। P का कोऑर्डिनेट हमें दिया है 2, 4, Q का कोऑर्डिनेट हमें दिया है 4, 12 और R का कोऑर्डिनेट जो है वो हमें दिया है 8, 20। हमसे पूछा जा रहा है ABC का कोऑर्डिनेट बताओ। जो ट्राइंगल के जो तीनों वर्टेक्स हैं A, B और C, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? उसका x कोऑर्डिनेट भी बताना है, y कोऑर्डिनेट भी हमें यहाँ से बताना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज अगर मैं यहाँ पे P से Q को ज्वाइन कर देता हूँ और P से R को भी ज्वाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे पता है कि ये जो फॉर्म हुआ है PQCR, ये एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि CR और PQ आपस में पैरेलल हैं। सिमिलरली PR और QC ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं और इस तरीके से हम कह सकते हैं
कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू सी आर इज अ पैरेललोग्राम, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके जो दोनों डायगोनल्स होंगे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे के मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट O ले लूँ तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि PO इक्वल टू OC एंड QO इक्वल टू OR, QO इक्वल टू OR। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिड पॉइंट पे मिलते हैं। कौन? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। और अगर मुझे ये पता है तो मुझे Q और R पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, मैं O पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर सकता हूं। कैसे? क्योंकि O मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे पता होता है। तो O का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 412 और 820 की सहायता से हम निकाल रहे हैं, तो इट विल बिकम 4 + 8/2 और दूसरा हो जाएगा 12 + 20/2। तो O का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें मिल जाएगा 4 + 8 12/2 6, 20 + 12 32/2 इज 16। 6,16 O पॉइंट का क्या है? कोऑर्डिनेट है। अब देखिए हम लोग सेम O पॉइंट का कोऑर्डिनेट यूज करके C पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। लेट अस से C पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 4 है, और इन दोनों की सहायता से O पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो कि 6 और 16 ऑलरेडी हमें पता है। तो लेट अस से 2 + x/2 विल बी इक्वल टू 6, ये 2 ये x, 2 + x/2 शुड बी इक्वल टू 6, और यहां से हम कह सकते हैं 2 + x इज 12, सो x इज 10। और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं 4 + y/2, 4 + y/2 इक्वल 16, सो 4 + y इज 32, विच मीन्स y इज 32 - 4 28। तो यहां से हमने C पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट निकाल लिया, और सेम पैरेललोग्राम मैं A के लिए भी ड्रॉ कर सकता हूं और B के लिए भी ड्रॉ कर सकता हूं, और इस तरीके से मैं A, B, C तीनों के कोऑर्डिनेट को पता कर सकता हूं। या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं कि इंडिविजुअली A के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मान लें, B के कोऑर्डिनेट को x2 y2, C को x3 y3 मान लें, और फिर सबका मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है, आपके जितने 6 इक्वेशंस बनेंगे आप उनको सॉल्व करें। एक तो ये तरीका हो सकता है, और दूसरा थोड़ा सा अगर आप स्मार्टनेस शो करेंगे तो ये पैरेललोग्राम ड्रॉ करके A, B और C तीनों के लिए आप, जैसे मैंने C का निकाला है वो आप A और B के लिए भी निकालें, सॉल्व करें क्वेश्चन को, और मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताएं कि A का कोऑर्डिनेट आपने क्या निकाला है और B का कोऑर्डिनेट आपने क्या निकाला है। सो अब वापस से कुछ थियोरी की बात हो जाए, तो सबसे पहले यहां हम बात करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। सो दिस इज अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल, और हमारा अप्रोच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है, कुछ ऐसा है, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स A, B और C हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है। लेट अस से x1, y1 A का कोऑर्डिनेट है, x2, y2 B का कोऑर्डिनेट है, x3, y3 C का कोऑर्डिनेट है। अगर ऐसा मुझे पता है तो मैं ये बता सकता हूं कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा। वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको आप एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, आप लिखते हैं हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और इसका जो भी पॉजिटिव वैल्यू आता है वो आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल की
वैल्यू है। कहने का मतलब इस पूरे चीज का मॉड। ये हो सकता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू निगेटिव भी आ जाए, बट आपको एरिया हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो इसलिए मैंने बाहर में भी एक मॉड लगा दिया है। आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना होता है, डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि ये वैल्यू आती कितनी है। आप जानते हैं प्लस माइनस प्लस की तरह ट्रीट करते हैं। ये हमारा आ रहा है हाफ, तो कॉमन ही है। चलिए x1 टर्म को पहले ले लेते हैं। अभी मेरे पास आएगा y2 इंटू 1 यानी कि y2 माइनस y3 इंटू 1 यानी कि y3। अभी यहाँ पे माइनस y1 आ रहा है और x2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो x2 माइनस, अभी x3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो x3 प्लस 1 आ रहा है, और x2 y3 के साथ मल्टीप्लाई आप करेंगे और साथ ही साथ x3 को y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x3 y2। अब अगर आप अपने सारे टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करें, सारे पॉजिटिव टर्म को एक साथ और सारे नेगेटिव टर्म को एक साथ, तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है हाफ इनटू, यहाँ पे पॉजिटिव टर्म आ रहा है x1 y2। इसके बाद आपको जो दूसरा पॉजिटिव टर्म मिलेगा वो यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा x2 y3। सो लेट अस राइट x2 y3। और जो थर्ड टर्म आपको पॉजिटिव मिलेगा वो होगा x3 y1। सो लेट मी राइट प्लस x3 y1। माइनस वाले सारे टर्म्स को कलेक्ट करना है अभी, तो x1 y3 प्लस आपका दूसरा माइनस वाला टर्म होगा x2 y1 और यहां पे आपका माइनस वाला टर्म होगा x3 y2। सो लेट मी राइट प्लस x3 y2। और ऑब्वियस सी बात है, मुझे इस पूरे क्वांटिटी की पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है, इसलिए मैंने यहां पे मॉड लगा दिया है। अब जो ये पूरा टर्म है इसको याद रखने के लिए, डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखने के लिए या सेम रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा वो मेथड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। सो स्टूडेंट्स, इस सेम रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हम एक मेथड को यूज कर सकते हैं और वो मेथड काफ़ी जनरल रहने वाला है। उस मेथड का यूज हम लोग फर्दर कर सकते हैं। ट्राइंगल के अलावा क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा जा सकता है, पेंटागन का एरिया पूछा जा सकता है। वो सारा कुछ कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड होता है, उसको जरा ध्यान से देखिए। ये टर्म पहले कैसे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको जरा समझते हैं। लेट अस से x1 x2 x3 और y1 y2 y3, आप इसको ऐसे लिख दें। ओके, सो ओके, ये लिखने के बाद आपको वापस से फर्स्ट लाइन रिपीट करना है, x1 y1, फर्स्ट रो रिपीटेड। इसके बाद आपने क्या करना है, सबको टॉप टू बॉटम मैच करना है एंड अगेन सबको बॉटम टू टॉप भी मैच करना है। तो अभी आप देख रहे हैं 3 ब्लैक एरो हैं जो कि टॉप टू बॉटम कनेक्ट कर रहे हैं और 3 रेड एरो हैं जो कि बॉटम टू टॉप कनेक्ट कर रहे हैं। अभी देखिए ये जो एरो हैं वो बता रहे हैं कि किन दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आप देखिए, आपको पहले क्या करना है, जो ब्लैक एरो हैं जो टॉप टू बॉटम है वो वाला सारा टर्म मल्टीप्लाई करके लिख देना है। सो x1 y2 मिल रहा है आपको, x2 y3 मिल रहा है आपको, x3 y1 मिल रहा है आपको। उसके बाद आपने माइनस लिखना है और फिर जो रेड कलर वाले एरो इंडिकेट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन को, वो सारा टर्म लिख देना है। फॉर एग्जांपल आपने लिखना है x2 y1 यहां मिल रहा है आपको, फिर आपको लिखना है x3 y2 जो कि आपको यहां मिल रहा है, फिर आपको लिखना है x1 y3 जो कि आपको यहां मिल रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि हम लोग अच्छा खासा डिटर्मिनेंट है उसको इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं। वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ट्राइंगल का तो एरिया चलिए आप डिटर्मिनेंट मेथड से कर लेंगे, बट लेट अस से हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके 4 पॉइंट्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं, चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं। अब पूछ रहा है कि भाई बताओ उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। और ऐसा भी नहीं कि वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है या ट्रेपीजियम है कि आपको कोई फॉर्मूला लगा करके उसका एरिया निकाल लेंगे। आपको कोऑर्डिनेट ही यूज करना है। तो आप कैसे करेंगे,
उसके लिए देखिए सेम मेथड आपका यूज हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपके पास 4 पॉइंट्स होंगे, चारों के लिए x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, उसको इसी पैटर्न में आपको लिखना है। तो लेट अस राइट x1 y1 लिखेंगे हम, फिर दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2, तीसरे का कोऑर्डिनेट x3 y3, चौथे का कोऑर्डिनेट x4 y4, और वापस से क्या करना है हमें, एंड में क्या है, जो पहला वाला ट्राइंगल के केस में क्या किया था, जो पहला वाला रो था उसको लास्ट में रिपीट किया था, यहां भी वही करना है। लास्ट आपका एंट्री होगा x1 y1 वाला रो। अब आपको क्या करना है, एरोज बनाने हैं। पहला सेट ऑफ एरो होगा टॉप टू बॉटम, बना लीजिए। x1 को y2 से कनेक्ट कीजिए, x2 को y3 से, x3 को y4 से, x4 को y1 से। ये सारे एरो हो गए टॉप टू बॉटम वाले। अब आपको दूसरे सेट ऑफ एरो बनाने हैं जो कि बॉटम टू टॉप होंगे, वो ये हो गए। लेट अस से ये सारे एरो हो गए हमारे बॉटम टू टॉप वाले। अब हम लोग डायरेक्ट एरिया का जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो लिख सकते हैं। सो लेट अस से एरिया कितना हो जाएगा, ट्राइंगल वाला एक्सप्रेशन देखिए, पहले तो हाफ आता है, पहले आप हाफ लिख लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी पॉजिटिव टर्म है यानी कि टॉप टू बॉटम वाले एरो के जो भी प्रोडक्ट टर्म्स बन रहे हैं वो सारा लिखिए। पहला टर्म होगा x1 y2 लिख लेते हैं, x1 y2। फिर दूसरा टर्म है x2 y3, सो लेट अस से x2 y3, प्लस थर्ड टर्म है x3 y4, सो लेट अस से x3 y4। फिर नेक्स्ट टर्म है x4 y1, सो लेट अस से x4 y1। ये हो गए चारों टर्म, पॉजिटिव जो होना था वो हो गया, जो टॉप टू बॉटम एरो सेट आ रहा था वो सारा हो गया। अभी हमें बॉटम टू टॉप वाला जो नेगेटिव टर्म बनेगा वो सारा भी लिखना है। सो लेट अस से माइनस x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x4 y3 प्लस x1 y4। तो ये हमारा सारा टर्म्स ऐसा बन गया, और हम इस तरीके से एरिया लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल का भी। मैसेज यहाँ पे ये नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल का ही, यहाँ पे अभी आपसे पेंटागन का एरिया पूछता है, हेक्सागन का एरिया पूछता है, मतलब कोई भी पॉलीगॉन हो, एन साइडेड पॉलीगॉन हो। अगर आप ये मेथड समझ गए कि कोऑर्डिनेट्स को किस तरीके से लिख करके पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म बनाते हैं, आप किसी भी पॉलीगॉन का एरिया लिख सकते हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके लिखिए, और अगर आपको ये नहीं समझ में आया अभी भी इतने एक्सप्लेनेशन के बाद भी, तो भी आप कमेंट करके लिखिए, मैं फिर से स्पेशली इसी के ऊपर में एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एरिया ऑफ एनी पॉलीगॉन आप इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो नया कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वो है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। सो लेट अस डिस्कस कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। यानी कि यहां पे हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं A, B और C, ये तीनों कोलिनियर हैं कि नहीं हैं, ये हम कैसे पता करेंगे, व्हाट विल बी द कंडीशन। और इसका आंसर बहुत सिंपल है। 3 पॉइंट है, हम लोग यहाँ पे 3 डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। A का कोऑर्डिनेट हमें पता है x1, y1, B का कोऑर्डिनेट मुझे पता है x2, y2, और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करके हम ये डिस्टेंस d निकाल सकते हैं। लेट अस से d1। सिमिलरली अगर c का कोऑर्डिनेट x3, y3 है तो b के कोऑर्डिनेट्स और c के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके मैं bc डिस्टेंस निकाल सकता हूं, एंड लेट मी कॉल इट d2। ये दूसरा डिस्टेंस हो गया। a और c दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को यूज करके मैं इनके बीच का भी डिस्टेंस निकाल सकता हूं d3। तो 3 पॉइंट्स हैं, 3 डिस्टेंसेस डिफाइन हो जाएंगे, एंड डेफिनेटली इनमें से 2 डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, यानी कि d1 प्लस d2 इक्वल टू d3 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ये कहा जा सकता है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं।
लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाता है, ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन पड़ेगा। इसको अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो आप एक आर्ग्यूमेंट दीजिए और बोलिए कि अगर ए बी सी कोलिनियर हैं तो ये जिस ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे हैं उस ट्राइंगल का जो एरिया है वो तो 0 है। ट्राइंगल का एरिया कितना है? 0 है। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। हम जानते हैं ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ डिटर्मिनेंट ले लीजिए, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये जो ट्राइंगल का एरिया है ये 0 होना चाहिए, यानी कि ये दूसरा कंडीशन हो गया। या तो आप ये कंडीशन फुलफिल करके देख लीजिए या ये करके देख लीजिए, दोनों में से अगर एक भी कोई भी फुलफिल हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि आपका पॉइंट ए बी सी जो था वो तीनों का तीनों कोलिनियर था। तो ये जो हो गया वो हो गया कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आने के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करना चाहेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, जो पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे हमारे सामने है वो ये है कि इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 1, 1, हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट है 1, 1, दूसरा पॉइंट है h, h और तीसरा पॉइंट है 2, 3। ये तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया जो है वो दिया हुआ है 2। हमसे h की वैल्यू पूछी गई है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हमने जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सीखा है उसी को जस्ट यूज करना है, एप्लीकेशन उसी का है ये। तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेट अस कॉल इट ए बी सी इज इक्वल टू 2 दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया हाफ, डिटर्मिनेंट ले लीजिए, पहला है 1, 1, फिर 1 लिखिए, h, h लास्ट में 1, फिर 2, 3 लास्ट में 1 और ये वैल्यू हमें हाफ बताया हुआ है, सॉरी ये वैल्यू हमें 2 बताया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 अगर RHS में चला जाता है तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगी। और डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ प्लस रख दीजिए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो पहला टर्म है 1 इंटू h इंटू 1 हो गया h, माइनस 3 इंटू 1 हो गया 3, तो 1 इंटू h माइनस 3। फिर ये माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे h इंटू 1 h हो गया और यहाँ पे 2 इंटू 1 2 हो गया, तो h माइनस 2 प्लस 1 कर दीजिए, h इंटू 3 हो गया 3h और माइनस यहाँ पे हो गया 2h एंड दिस थिंग 2 2 जा 4 लिख दीजिए। इसको जरा सा सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो यहाँ पे एक h है, यहाँ पे माइनस h है, h और माइनस h कैंसिल हो गया और फिर यहाँ पे 3h माइनस 2h है, यानी कि सिंगल h बचेगा यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ पे प्लस 2 है, तो बच गया माइनस 1। बस माइनस 1 ही है और तो कहीं कुछ है नहीं। तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 हो गया, यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर है नहीं, इज इक्वल टू 4। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि h इज इक्वल टू 5 और ये हमारा आंसर है। तो दैट इज हाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो यूज कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। सो दैट वाज वन थिंग। और अगर यहाँ पे हम देखें और मॉड को भी कंसिडर कर लेते हैं तो इस वैल्यू को हम लोग प्लस माइनस 2 भी रख सकते हैं। इन दैट केस इट विल बिकम प्लस माइनस 4। तो एक आंसर तो 4 + 1 5 हो ही रहा है और दूसरा आंसर -4 + 1 यानी कि h का एक वैल्यू -3 भी पॉसिबल है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है फाइनली एक मॉड बाहर में रहता है कि नेट वैल्यू पॉजिटिव रहती है और इस मॉड को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे +-2 आ जाएगा एंड दैट इज द रीजन कि हमारा 2 आंसर आएगा, 2 वैल्यू जाएगा h का। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करने के बाद एक क्वेश्चन हम लोग कोलिनियरिटी के कंडीशन के ऊपर में भी कर लेते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कोलिनियरिटी के ऊपर में एंड द क्वेश्चन रीड्स एज फॉलोज। इट सेज कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ k, k कुछ पॉइंट्स हैं
k, 2, and 4, 4 are collinear, then what is the value of k? हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई फर्दर काम करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या कि ये 2, 2, 4, 4 और k, हर एक जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। यू कैन सी इट एक्चुअली y इक्वल टू x इसी लाइन पे लाई कर रहा है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली k का कोई भी वैल्यू कुछ फर्क नहीं पड़ता है, k के हर वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर ही रहने वाले हैं। कहने का मतलब हो गया कि इफ k बिलोंग्स टू रियल नंबर, k कोई भी रियल नंबर हो, ये हमारा कोलिनियर ही होगा। और ट्राइंगल वाला जो मेथड है यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स शुड बी 0, उसको भी यूज करके हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट यहाँ पे बनेगा वो होगा k 1 2 2 1 4 4 1। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस शुड बी 0, विच मीन्स k यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 हो गया, यहाँ पे माइनस k, 2 इंटू 1 2 हो गया, 4 इंटू 1 माइनस 4 हो गया। फिर यहाँ पे आ जाइए तो प्लस 1 है, 2 को इंटू 4 हो गया 8, माइनस 4 इंटू 2 अगेन 8, शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे देख लीजिए ये हो रहा है 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2k, 2 माइनस 4 माइनस 2k और एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 2k एंड इट इज 0 इक्वल्स 0। ऑब्वियसली LHS इज 0 इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ k का कोई भी वैल्यू होने दीजिए, LHS अपने आप में 0 है। तो कहने का मतलब फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k these 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, और उसको आप सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी कह सकते हैं कि सिंस ऑल दीज 3 पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स x, दैट्स why these 3 points are collinear। तो ये कोलिनियरिटी के कंडीशन के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल था जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया। ऑलरेडी हमारा जो वीडियो का ड्यूरेशन है, लेंथ है, वो काफ़ी लंबा जा चुका है। तो अगर मैं यहाँ से अभी इसको और लंबा कंटिन्यू करता हूँ तो ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि आपको समझने में भी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि अटेंशन स्पैन इससे ज़्यादा होता नहीं है। तो आगे का वीडियो आपको इसी लेक्चर सीरीज में अगले लेक्चर में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी समझने में परेशानी हो रही है तो कमेंट लिख करके बताइए, क्या परेशानी हो रही है, क्यों परेशानी हो रही है। हर एक सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा कायदे से। और उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं आप उनको नोट्स में अच्छे से कंपाइल करते जा रहे हैं, क्योंकि फाइनली आपका नोट्स ही आपके काम आएगा। और इतना कहने के साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बस पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।